स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 11वीं का, ठीक है, क्लास 11वीं का जो इकोनॉमिक्स इस सप्ताह होने वाला वीकली टेस्ट है उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि भारत के विकसित देश बनने के साथ भारत में इस खाली स्थान की मांग बढ़ेगी। तो भारत के विकसित देश बनने के साथ भारत में ये जो खाली स्थान है कि इसमें मांग बढ़ेगी, भरना है। क्या बढ़ेगी? तो इसमें क्या होगा बाबू? देखो चार ऑप्शन दिया हुआ है कि मानविकी और कला, अकुशल श्रम, बेरोजगार और महिलाएं। तो इसमें क्या होगा कि मानविकी और कला ये बढ़ेगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे भारत विकसित होगा वैसे इसमें बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन कहता है कि मानव विकास क्या होता है? यह एक साधन है, साध्य है, या साधन और साध्य दोनों है, या ना तो साधन है और ना ही साध्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक साध्य है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में शिक्षा का अधिकार, ये समझिएगा, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष बना? तो शिक्षा का अधिकार कानून जो है भारत में जो बना था वो 2009 में, ठीक है। कब? 2009 में बना था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मतलब सभी को शिक्षा का अधिकार है, ठीक। चलिए आगे देखिए। सामाजिक आयुर्विज्ञान का अर्थ है, तो सामाजिक आयुर्विज्ञान का मायने जो होता है वो होता है स्वास्थ्य संबंधित साक्षरता या ज्ञान का प्रसार करना, उसी को सामाजिक आयुर्विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधित साक्षरता का ज्ञान मतलब कि आपके जो स्वास्थ्य है उसके संबंधित आपको नॉलेज दिया जाएगा, उसी को यहाँ पे सामाजिक आयुर्विज्ञान कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ भारत में संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। तो भारत में संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए, ठीक है, एक संस्था है। वो कौन सी संस्था है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रामीण बैंक भी कहते हैं, ठीक, जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है, आगे है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो NABARD की स्थापना जो हुआ है वो 1982 में हुआ। हाँ जी, 1982 दिया हुआ है, 1982 ऑप्शन नंबर बी में है ना, तब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ, कहता है साख के अनौपचारिक स्रोत निम्न में से हैं। तो साख के अनौपचारिक स्रोत जो है वो महाजन है, व्यापारी है, रिश्तेदार है, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। तो देखो साख के जो अनौपचारिक स्रोत हैं मतलब आप कह सकते हैं ऋण के जो अनौपचारिक एक महाजन है, व्यापारी से भी लेते हैं, रिश्तेदार से भी लेते हैं। तो उपयुक्त आपका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ भारत में बागवानी क्षेत्र समस्त कृषि उत्पादन का निम्न में से लाभ कितना भाग मतलब कि कितना भाग है? तो यहाँ पे भारत में बागवानी क्षेत्र जो है वो पूरे कृषि उत्पादन में से कितना प्रतिशत है उसका? तो बता दे बाबू कि ये आधी है। कितना है? आधी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि भारत का फल सब्जियों के उत्पादन में विश्व में, यहाँ पे खाली स्थान है। तो भारत का जो फल और सब्जी, ठीक है, इसके उत्पादन में विश्व में कितना स्थान है? तो विश्व में इसका जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। कितना? तीसरा स्थान, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ कहता है गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप निम्न में से कौन सा है? तो गैर कृषि क्रियाकलाप
तो पशुपालन जो है कृषि है, बागवानी कृषि है, मछली पालन कृषि, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण जो है ये एक कृषि नहीं है, ये उस कृषि में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और अब यहाँ से लॉन्ग प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। लॉन्ग प्रश्न देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहता है मानव संसाधन का विकास से क्या समझते हैं। तो मानव संसाधन का विकास से क्या समझते हैं, मानव संसाधन का विकास से तात्पर्य है मानव की उत्पादकता में वृद्धि हेतु किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों से है। मतलब मानव संसाधन का है कि जो भी उत्पादक कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो, और जो भी विकसित हो रहा है, जो विकास कर रहे हैं उसके कार्य मतलब कि डेवलपमेंट में शामिल हो। मानव संसाधनों का विकास के अंतर्गत मुख्यतः क्या है कि मानव संसाधन कब कहेंगे कि इसमें विकसित हुआ है, विकास हुआ है, तो जब उनमें शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेंगे, कौशल रहेगा, ये का विकास होगा, तभी कह सकते हैं कि मानव संसाधनों में विकसित हो रहा है। इसके अंतर्गत निम्नांकित विकासात्मक कार्य किए जाते हैं। जो पहला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साक्षरता, विशेषकर नारी साक्षरता और शिक्षा के ऊपर, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर, भूमि सुधार तथा आधारित संरचनाएं का विकास, ये सभी होंगे तब आप कह सकते हैं कि मानव संसाधन में विकास हुआ है, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं आप कि मानव विकास अभी फ़िलहाल भारत में कितना विकसित है और कितने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखिए आप, आगे दिया हुआ कहता है शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा की उपलब्धियों में सुधार के लिए शिक्षा पर कितना व्यय किया जाना चाहिए। तो शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षक उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए शिक्षा पर लगभग 6% व्यय करना चाहिए। मतलब हमारे जो जीडीपी है उनका 6%, मतलब शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा उपलब्धियों के सुधार के लिए घरेलू सकल उत्पादन, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है वो 6% व्यय करना चाहिए। मतलब टोटल बजट का 6% आप कह सकते हैं कि शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, कहता है जैव कृषि के किन्हीं 2 सीमाओं को लिखिए। तो जैव कृषि के 2 सीमाएं हैं। पहला है प्रारंभिक वर्षों में जैव कृषि का उत्पादकता रासायनिक कृषि की तुलना में कम होती है, लेकिन जैव उत्पादकों के रासायनिक उत्पादकों की तुलना में शीघ्र खराब होने की संभावना होती है। तो इसकी जो सीमाएं दुग है कि पहला है कि जैव कृषि जो होता है वो रासायनिक कृषि खाद मारे से नहीं। अभी देखिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप अभी धान लगाए हुए हैं उसमें खाद नहीं मारिएगा तो क्या होगा कि आपके धान कमज़ोर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर गोबर से ही वो उपयोग करना उपजाना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, कमज़ोर रहेगा, ठीक है। तो एक पहला तो ये हो गया। दूसरा, जैव उत्पादक जो होगा वो रासायनिक उत्पादन से बेटर होगा। मतलब कि बेटर तो होगा लेकिन आप कह सकते हैं कि ख़राब भी कह सकते हैं। जैव उत्पादकों के रासायनिक उत्पादकों की तुलना में शीघ्र खराब होने की संभावना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी प्रश्न देखे ये सभी इंपॉर्टेंट्स है, कुछ लॉन्ग भी देखे कुछ शॉर्ट भी देखे, ठीक है। तो सभी प्रश्न को अच्छे से देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखे हुए हैं तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।